हेलो गाइस, मेरा नाम दिनेश चौहान है। और जो भी लोग यहाँ पे इंस्टा से आए हैं, इंस्टा पे मैंने काफ़ी रील बनाई जिससे मैं काफ़ी फेमस हुआ। और मुझसे बहुत सारे लोगों ने स्ट्रेटेजी पूछी सीजीएल की। तो इस वीडियो को मैं आखिर में इसी काम के लिए बना रहा हूँ। और मैं गारंटी देता हूँ, ये वीडियो आपका वन स्टॉप सोल्यूशन होगा। इसके बाद आपको कोई स्ट्रेटेजी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड मैंने अपनी सारी बुक्स, सारे नोट्स जितने मेरे पास अभी तक बचे हैं, सबको मैं रख के बैठा हुआ हूँ। मैं कोशिश करूंगा कि आपको पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी को एकदम बेसिक से और अच्छे से मैं आपको बता सकूँ। इस वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह मैंने एसएससी सीजीएल एग्जाम को 6 महीने के अंदर क्लियर किया। और सेम स्ट्रेटेजी आप भी यूज करेंगे तो आपका भी मैं पक्का बता रहा हूँ कि 6-7 महीने 8 महीने में एग्जाम जरूर क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो को बनाने में मैंने अपनी पूरी एनर्जी लगा दी है। इसलिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको जरूर लाइक करके जाएं और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं कि मैंने एसएससी सीजीएल का एग्जाम क्रैक किया और मैं जीएसटी इंस्पेक्टर बना। इससे पहले मैं आईबीपीएस पीओ एग्जाम क्लियर करके बैंक में एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर भी काम कर चुका हूँ 3-4 महीने के लिए। इसके बाद मैंने यूपीएससी सीएपीएफ का एग्जाम क्लियर करके असिस्टेंट कमांडेंट बना मैं। ये मेरी जर्नी रही। तो आप समझ सकते हैं कि मैं अपने आप को एक ठीक पर्सन मानता हूँ जिससे आपको मैं सही से गाइड कर सकूँ कि आप भी मेरी तरह किस तरह अच्छे से रिसोर्स का यूटिलाइजेशन करके अच्छे से कम टाइम के अंदर किसी भी एग्जाम को निकाल सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में हम ऐसे सीजीएल की बात करते हैं। सबसे पहले तो जान लेते हैं कि सीजीएल एग्जाम होता क्या है। देखिए, इसको एक मिनी यूपीएससी भी बोलते हैं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के सभी डिपार्टमेंट में आपको पता होगा कि यूपीएससी ग्रुप ए ऑफिसर्स की भर्ती करता है और एसएससी ग्रुप बी और सी ऑफिसर्स की भर्ती करता है। मतलब सेम डिपार्टमेंट में ग्रुप ए वाले यूपीएससी से आते हैं और जो ग्रुप बी और सी कैटेगरी के जो एम्प्लॉई हैं वो एसएससी एग्जाम के थ्रू भर्ती होते हैं, खासकर एसएससी सीजीएल। तो आप जितनी भी ये पोस्ट सुनते हो, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, जीएसटी इंस्पेक्टर, एएसओ, ऐसी बहुत सारी पोस्ट होती हैं जो एसएससी सीजीएल एग्जाम के थ्रू आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपको मिलती हैं। एसएससी की जो टॉप पोस्ट है वो यही है। जीएसटी में इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर, सीबीआई में सब इंस्पेक्टर, एनआईए, मतलब जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होते हैं उनमें अगर आप ग्रुप बी और सी ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आप सीजीएल एग्जाम दे सकते हैं। ये दो पार्ट में होता है, एक होता है टायर वन जिसको आप प्री बोल सकते हो, एक होता है टायर टू जिसको आप मेंस बोल सकते हो। टायर वन या जो प्री होता है वो केवल क्वालिफाइंग होता है, आपको उसको क्वालिफाई करना है। उसके बाद आपको टायर टू मतलब मेंस में बैठने का मौका मिलेगा और जो मेंस है उसी से आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। इसमें 4 सब्जेक्ट होती हैं, इंग्लिश, जीके, मैथ और रीजनिंग। सेम मेंस में भी 4 सब्जेक्ट होती हैं, लेकिन उसमें एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है, वो होता है कंप्यूटर का टेस्ट जो कि क्वालिफाइंग है। मतलब प्री आपको 4 सब्जेक्ट में आप दोगे 200 मार्क्स का, 50-50-50-50 चारों सब्जेक्ट के। सेम मेंस में थोड़ा अलग हो जाता है। मेंस होता है टोटल 390 मार्क्स का, 130 क्वेश्चन होते हैं टोटल। 60 क्वेश्चन तो होते हैं मैथ और रीजनिंग के, 30-30, और 70 क्वेश्चन होते हैं इंग्लिश और जीके के। इसमें इंग्लिश के 45 और जीके के 25 क्वेश्चन होते हैं। इस तरह से 130 क्वेश्चन, टोटल 390, मतलब 3 नंबर का एक क्वेश्चन, जिसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है। उसके अलावा एक आपको कंप्यूटर का टेस्ट भी देना होता है जिसमें 20 क्वेश्चन आते हैं 60 नंबर के, वही तीन, सेम वही 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन सेम, जिसको आपको केवल पास करना है। मतलब कंप्यूटर की जो नंबर है वो आपकी फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे, उसके कुछ नंबर की कट ऑफ जाएगी जिसको आपको पास करना है, उसके बाद ही आप पास माने जाओगे। चाहे आपके कितने भी नंबर हैं वो 390 में से, अगर आप कंप्यूटर में फेल होते हो तो आपको कोई जॉब नहीं मिलेगी। उसके अलावा आपको एक टाइपिंग टेस्ट देना होता है जिसमें आपको 15 मिनट के अंदर 2000 लेटर टाइप करने होते हैं। मैं वर्ड नहीं बोल रहा, मैं लेटर बोल रहा हूँ। इस तरह से सीजीएल एग्जाम का पूरा प्रोसेस होता है। प्री हो गया, आप मेंस दे के आते हो, मेंस के आपके मार्क्स आते हैं और मेंस के मार्क्स के बेसिस पे आपकी रैंक आती है। फिर आपसे प्रेफरेंस भरवा ली जाती है कि आप कौन कौन सी जॉब चाहते हैं। आप मतलब पहले नंबर पे क्या बनना चाहते हैं, अगर उसकी कट ऑफ पास नहीं हुई तो आप दूसरे नंबर पे क्या पसंद करते हैं। इस तरह लोग अपनी प्रेफरेंस भरते हैं, एएसओ, एमईए, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, जीएसटी इंस्पेक्टर, कस्टम्स इंस्पेक्टर, एग्जामिनर, एएसओ। और आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपको कोई ना कोई पोस्ट अलॉट कर दी जाती है जो कि आपके रिजल्ट में लिखी होती है। इस तरह से होता है सीजीएल एग्जाम का पूरा प्रोसेस। तो मैं अपनी जर्नी आपको बताना स्टार्ट करता हूँ। देखिए, आप सबको पता है कि मैंने सीजीएल से पहले आईबीपीएस पीओ एग्जाम निकाल के बैंक पीओ बना मैं। तो मेरा बैंक पीओ का रिजल्ट आया 1 अप्रैल को। वो मेरा सीजीएल का प्री था जुलाई में। मैं सीजीएल 2023 से सेलेक्ट हुआ, तो मेरा जो सीजीएल का प्री था वो जुलाई में था। तो मैं आपको बता दूं, जब मेरा बैंक का इंटरव्यू हो गया था, बैंक पीओ के एग्जाम में इंटरव्यू भी होता है, फरवरी में मेरा इंटरव्यू हो गया, तो मार्च से मैंने सीजीएल के लिए पढ़ना स्टार्ट किया। तो मार्च से लेकर जुलाई तक 4 महीने मैंने प्रीलिम्स के लिए तैयारी की। उसके बाद अक्टूबर के एंड में मेरा मेंस हो गया और मैंने इसी दौरान अपनी बैंक भी ज्वाइन कर ली थी अगस्त में। तो जो मेंस जो मैंने अपनी बैंक की जॉब करने के साथ ही उसकी तैयारी की। तो मेरे को एक्चुअल जो टाइम मिला वो देखा जाए तो 4 महीने का मिला। उसके बाद 2-3 महीने जो तैयारी थी वो तो मैंने बैंक की जॉब करते हुए ही तैयारी की थी। तो मैं आपको बताऊंगा एकदम अच्छे से। मैं आपको ये पूरी टाइमलाइन इसलिए बता रहा हूँ जिससे आप अच्छे से रिलेट कर सकें कि मैंने कितने कम टाइम के अंदर इसकी तैयारी की है। तो मैंने क्या किया, जब मार्च में मैंने इसकी तैयारी करना शुरू किया तो मेरा बैंक का एग्जाम ऑलरेडी क्लियर हो गया था। मेरा मैथ का बैकग्राउंड भी रहा है। मैं आपको बता दूं कि मेरे 12th में मैथ एंड साइंस ली थी और उसके बाद मैंने बीटेक की है। तो इसलिए मेरा मैथ का जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा ठीक है। तो मैंने सोचा कि मैं एक मॉक देके देखता हूँ सीजीएल प्री का। तो मैंने टेक्स्ट बुक का एक मॉक दिया और मेरे सही में बहुत कम नंबर आए। मुझे लगता था कि तो बेसिक मैथ आती है तो एसएससी तो ऐसे निकल जाएगा, पर मेरे को समझ आ गया कि बेसिक मैथ करने के लिए भी वहाँ पे टाइम का बहुत बड़ा क्रंच है। तो सबसे पहले मैंने मैथ को ही टैकल करने के बारे में सोचा।
मैं आपको सही बता रहा हूँ कि मैथ को आप दो तरीके से करोगे जो भी लोग, एक तो सेल्फ स्टडी से, एक किसी टीचर का बैच लेके। मैं आपको बताऊंगा कि एसएससी के टीचर के बैच ज़्यादातर बहुत सस्ते होते हैं, तो मैंने तो बैच लेने का ही सोचा, क्योंकि बैच लेने के बाद हमको ना तो हेडेक रहती कि हमें कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं ना कुछ भी। तो मैंने टीचर्स को सर्च करने लगा, बहुत सारे टीचर्स देखे, मेरे को पता चला कि यहाँ पे आदित्य रंजन सर हैं, एक अभिनय सर हैं, एक गगन प्रताप सर हैं। तो इस तरह मतलब काफ़ी टीचर्स को मैंने देखा। तो मैंने देखा यूट्यूब पे, पहले मैंने सबके फ्री लेक्चर देखे। यूट्यूब पे फ्री लेक्चर देखने के बाद मेरे को लगा कि आदित्य रंजन सर थोड़ा ज़्यादा बेसिक से पढ़ाएंगे, और वो थोड़ा मेरे को ज़्यादा ऐसा लगा कि वो थोड़ा स्टूडेंट फ्रेंडली लगे मेरे को। तो मैंने आदित्य रंजन सर का एक वीओडी बैच ले लिया। वो मेरे किसी दोस्त का था, तो उसने पढ़ लिया था, तो मैंने भी उसी से पढ़ लिया। तो मैंने क्या किया कि आदित्य रंजन सर का जो बैच था उसमें बहुत सारे लेक्चर थे यार, मुझे नंबर तो याद नहीं पर 250 प्लस ही होंगे। तो पूरी की पूरी अरिथमेटिक जो मैंने कवर कर ली। आपको मैं बता दूं कि मैथमेटिक्स के एसएससी एग्जाम में दो पार्ट होते हैं, एक तो होती है अरिथमेटिक, एक होती है एडवांस मैथ। तो अरिथमेटिक जो मैंने आदित्य रंजन सर के जो वीओडी बैच है उससे पूरी कवर कर ली। मतलब कवर ऐसे करी कि जैसे मैं दिन के 7-7 8-8 लेक्चर देखता, 2x 3x की स्पीड पे, बहुत जल्दी नोट्स बनाए जा रहा था। तो मैंने इस तरह से इसको कवर कर लिया। नोट्स मैंने इस तरह बनाए मैथ की कि मैं कोई भी जैसे चैप्टर पढ़ रहा हूँ, पहला चैप्टर जो मैंने उनसे पढ़ा वो था परसेंटेज। तो मैं देखा ये तो बहुत ईजी है। तो मेरे को जो चीज़ ईजी लगती, मतलब सर ने कोई क्वेश्चन दिया तो मेरे को लगेगा कि मैं इसको बहुत आसानी से कर पा रहा हूँ, तो मैं उसको नोट नहीं करता कभी भी। मैं केवल उन्हीं चीज़ों को नोट करता जो मेरे को ऐसा लगती कि यार इनको जो करना, मतलब मैं केवल उन्हीं क्वेश्चंस को नोट करता अपनी नोटबुक में जो मेरे को ऐसा लगता है जिसको करने में मुझे दिक्कत हुई है, या ऐसे क्वेश्चन जो मैंने कर तो लिए लेकिन जो सारे हैं उन्होंने कोई आसान रास्ते से उस क्वेश्चन को बताया। इस तरह मैंने अपने नोट्स बनाए मैथ के। आप समझ रहे हो मतलब कि मतलब मैं केवल उन क्वेश्चन को नोट करूँ जिनसे या तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा सीखने को मिल रहा है या मुझसे हुए नहीं है। तो इस तरह मैंने अपने नोट्स खत्म किया अरिथमेटिक की। मतलब मैं सही बता रहा हूँ कि मैंने बहुत सारे लेक्चर देखे। मैं दिन के 8-8 9-9 लेक्चर देखता, ठीक है। तो प्री होने से पहले तक, मतलब मार्च से मैंने स्टार्ट किया था, तो मैं बताऊँ अप्रैल के 20 तक ही, 1.5 महीने के अंदर ही मैंने, 1.5 महीने से भी कम टाइम में सही बताऊँ तो 40 दिन में ही मैंने पूरी अरिथमेटिक को खत्म कर दिया। इस दौरान मतलब मैं सुबह शाम तक लेक्चर देखता और नोट्स बनाता, और मैं लगातार लेक्चर देखे जा रहा था, नोट्स बनाए जा रहा था। इस तरह मेरी अरिथमेटिक बिल्कुल खत्म हो गई। इसके साथ साथ ही मैं अपनी इंग्लिश को भी कवर कर रहा था। आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि मैंने एडवांस मैथ के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं। तो मैं आपको बताऊंगा कि एडवांस मैथ में मेरी क्या स्ट्रेटेजी रही। मतलब हुआ ऐसा था कि जब मैंने अरिथमेटिक को आदित्य रंजन सर के कोर्स से मतलब जब कवर कर लिया, तो मेरे को इतना समझ आ गया कि मेरे को मतलब बहुत सारे क्वेश्चन अभी मैं प्री में कर सकता हूँ। और जो एडवांस मैथ है उसमें आते हैं एल्जेब्रा, ज्योमेट्री और नंबर सिस्टम। तो ये सब मेरा क्योंकि मैथ बैकग्राउंड रहा है तो इनके क्वेश्चन मैं वैसे भी कर पा रहा था। तो मुझे ऐसा लगा कि जो एडवांस मैथ है ना, मैं उसको प्री के बाद और ज़्यादा अच्छे से कर लूँगा। अभी जितना मेरे को आता है उतना काफ़ी है, और प्री से पहले मैं अपनी बाकी सब्जेक्ट पर फोकस कर लूँ, क्योंकि मेरा मैथ्स बैकग्राउंड रहा है। तो जीएस में मेरे को बहुत दिक्कत थी उस वक्त, सही बताऊँ तो मैंने सोचा कि प्री से पहले अपना जीएस भी निपटा लेता हूँ और इंग्लिश ग्रामर भी कर लेता हूँ, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से रहा हूँ। तो मेरे को इंग्लिश और जीएस को निपटाना भी बहुत जरूरी था। तो मैंने ये फोकस किया कि मैंने जल्दी से अरिथमेटिक खत्म किया, और जिस दौरान मैं अरिथमेटिक कर रहा था उसी टाइम पे मैं इंग्लिश को भी खत्म कर रहा था। तो इंग्लिश के मैं मानता हूँ कि 3 पार्ट में होती है इंग्लिश। एक तो ग्रामर होती है, एक वोकेबलरी होती है, एक होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। क्योंकि मैंने फिर उसके बाद बीटेक भी किया अपनी 12th के बाद, तो बीटेक इंग्लिश मीडियम से होती है, तो इंग्लिश लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग तो मेरी बनी गई थी। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में उतनी दिक्कत नहीं थी। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मतलब होता है पैसेज को सॉल्व करना और क्लोज टेस्ट वगैरह, पीक्यूआरएस। तो इंग्लिश लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग तो बन चुकी है। मेन प्रॉब्लम थी कि वोकेबलरी कहाँ से करूँ, और दूसरी जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि ग्रामर को कहाँ से कंप्लीट करूँ। तो मैं आपको बता दूं कि वोकेबलरी के लिए मैंने कंप्लीटली रिलाई किया इस बुक पे। इसको ब्लैक बुक बोलते हैं। आप में से ज़्यादातर एसएससी एस्पिरेंट्स को जानते होंगे, इस बुक को ब्लैक बुक बोला जाता है। मैं आपको बताता हूँ मैं क्या करता था जब मैं अरिथमेटिक पढ़ रहा था। तो क्या आप लगातार एक सब्जेक्ट पढ़ते हो, जैसे मैंने 3-4 घंटे पढ़ लिया, तो बीच में आपको कुछ नया पढ़ना है जिससे आप बोर ना हो जाओ, तो मैं बीच बीच में वो क्या पढ़ता। मैं किस तरह पढ़ता, जैसे आप इस बुक को खोलोगे, देखो दिखाता हूँ, पूरी रंगी हुई है मैंने। आप देखोगे कि आपको अगर दिखाई दे रही है कि पूरी की पूरी बुक जो है वो अच्छे से रंगी हुई है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, जैसे एक सेकंड, इसका जो इंडेक्स है, जब आप इस बुक में खोलोगे, इंडेक्स मतलब जो पहला पेज होता है, जो इंडेक्स है, इंडेक्स में आप देखोगे कि वन वर्ड, इडियम, फ्रेज, सिनोनिम, एंटोनिम, स्पेलिंग, इस तरह से 4-5 पार्ट में होकर हमको बांटा हुआ है। तो हर चीज में से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, तो उसमें कई पार्ट है उसके अंदर भी। जैसे पहला एक पार्ट होता है कि सारे के सारे वन वर्ड अब तक जो आए हैं। दूसरा होता है टॉप 200, मतलब समझ रहे हो बात, मतलब जो भी सेक्शन है, जैसे वन वर्ड है, ईडीएम है, तो पहले तो सबसे पहले वो होगा कि अब तक जितने भी वन वर्ड आए हैं, जितने भी ईडीएम आए हैं, जितने भी स्पेलिंग एरर आए हैं, जितने भी जो सिनोनिम एंटोनिम आए हैं, पहले सेक्शन में तो वो होगा। मैं क्योंकि वो बहुत बड़ा था, मैंने पहले उसको नहीं किया। मैं करता जो सेकंड नंबर पर लिखा होता टॉप 200 वाला। तो मैंने वो कैब को इस तरह किया, कैसे मैं अरिथमेटिक पढ़ रहा था टाइम टू टाइम, और बीच बीच में मैं फिर वो कैब याद करता। मैं इस तरह करता कैसे मेरे को वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ना है, तो इसमें टॉप 200 वाले खत्म करूंगा सबसे पहले। ऐसे सबके मैंने टॉप 200 वाले पहले खत्म किए। फिर इसमें थर्ड सेक्शन होता है एग्जाम वाइज, रिसेंट एग्जाम में जो आए हैं, फिर मैं उसको खत्म कर लेता। मतलब तुम समझोगे, मैं तुमको बताऊं कि हर, जैसे वन वर्ड लिखा हुआ है उसमें 4 पार्ट में वन वर्ड को बांटेगा ये। एक तो टोटल वन वर्ड जो अब तक आए हैं, दूसरे नंबर पर लिखा होता है टॉप 200 वन वर्ड जो अब तक, मतलब जो अब तक जो ज्यादा बार रिपीट हो उनको टॉप 200 बांटना। तीसरा एग्जाम वाइज, मतलब रिसेंट एग्जाम में आए हुए, और चौथा प्रैक्टिस सेट।
तो मैंने पहले वो कंप्लीट वाला नहीं किया क्योंकि वो बहुत बड़ा था, मेरे को डर लग रहा था। मैंने सोचा पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेता हूँ प्री से पहले। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले टॉप 200 पढ़ता, वन वर्ड के भी ईडियम के भी, मतलब एक एक करके। सबसे पहले वन वर्ड खत्म किया, फिर ईडियम खत्म किया, ईडियम फ्रेज, फिर एंटोनिम सिनोनिम, फिर स्पेलिंग एरर वाले। सबसे पहले तो मैंने खत्म किया टॉप 200 वाला। उसके बाद मैंने खत्म किया जो रिसेंट एग्जाम में आते हैं। उसके बाद मैंने प्रैक्टिस सेट को खत्म किया। पढ़ने का तरीका मेरा यही था कि मैथ पढ़ूंगा, तीन चार लेक्चर देखूंगा, बोर हो जाऊंगा, ब्लैक बुक खोल लूंगा। ब्लैक बुक खोलने का एक सिंपल तरीका, मैं एक पेन लेके बैठता, ब्लैक बुक को खोलता और सिंपल मैं केवल उस वर्ड को हाईलाइट करता जो वर्ड मैंने पहली बार पढ़ा है। इसमें बहुत सारे वर्ड आपको ऐसे मिलेंगे जो आपने पहले से जानते हो आप, चाहे आप कितने भी हिंदी मीडियम से हो, लेकिन इसमें बहुत ईजी वर्ड भी हैं जो आ चुके हैं एग्जाम में। उनको तो मार्क मैं करूंगा नहीं, मैं केवल उन वर्ड्स को मार्क करता जो मैंने पहली बार देखे हैं। तो अगली बार जब मैं इसको रिवाइज करता तो मैं केवल वो जो अंडरलाइन किए हुए हैं ना उनको ही पढ़ता। इससे मैं रिवाइज बहुत जल्दी कर सकता था, मुझे पूरा का पूरा वापस पढ़ने की जरूरत नहीं है। और फिर जब आप कई बार रिवाइज कर लेते हो तो क्या होता है कि जो आपने अंडरलाइन किए होते हैं ना उनमें से भी ज्यादातर वर्ड ऐसे हो जाते हैं जो आपको अब नेचुरली याद हो गए। तो मैं क्या करता कि जो मेरे को रिवीजन के बाद भी कठिन लग रहे हैं उन पर मैं आई बना देता, मतलब इंपॉर्टेंट। फिर मैं अगली बार जब रिवीजन करता तो केवल मैं आई वाले को देखता। इस तरह ब्लैक बुक को मैंने कई बार घुमा दिया, समझ रहे बात। तो हुआ ये था कि जब 40 दिन हुए थे, जब मेरी मैथ खत्म हो गई थी अरिथमेटिक, जब मैं इतने ज्यादा लेक्चर देखता था तो 40 दिन के आसपास, 35-40 दिन में मेरी मैथ खत्म हो गई थी। तो हुआ ये था उसी दौरान मैं ब्लैक बुक भी पढ़ रहा था तो मेरी वोकैब भी कवर हो गई थी। अब जब 40 दिन हो चुके हैं, अप्रैल 10 अप्रैल तक हो गया, मतलब मार्च से, तब मेरा 1 अप्रैल को बैंक का रिजल्ट आ गया, मैं बैंक में भी लग चुका हूँ। मेरी अरिथमेटिक और वोकैब भी ऑलमोस्ट मेरी पकड़ उस पर बन चुकी है। उसके बाद जो मेरे को मेन टफ लगा वो जीएस लगा। मैं रीजनिंग का आपको बताऊंगा कि आप रीजनिंग किस तरह कर सकते हो, लेकिन मेरे को सबसे जो कठिन लगा वो लगा जीएस। जीएस में मैं भी आप लोग की तरह मतलब बहुत ज्यादा कंफ्यूज था। मुझे पता है आप में बहुत सारे लोग मैथ बैकग्राउंड से हैं या साइंस बैकग्राउंड से हैं या जो आर्ट से भी हैं, लेकिन उनकी जीएस पे कोई पकड़ नहीं है। जीएस जैसे मैथ को तो आपने सीख लिया, फॉर्मूला रट लिए, लेकिन जीएस में क्या करें। जीएस में सबसे बड़ी जो गलती जो मैं मानता हूँ, मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी है, वो स्टूडेंट ये करते हैं कि बहुत ही वेग तरीके से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, कहीं से भी स्टार्ट कर देंगे, कोई भी कोर्स ले लेंगे। मैं ये मानता हूँ कि जीएस को अगर कोई सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ेगा तो वो बहुत अच्छा स्कोर जीएस में कर पाएगा। जैसे मैंने क्या किया कि मैंने जीएस को 6 हिस्सों में बांटा। 5 तो कोर सब्जेक्ट, एक करंट अफेयर एंड मिसलेनियस। 5 जो कोर सब्जेक्ट थी वो थी हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और साइंस। और जो 6 जिसको मैं करंट अफेयर एंड मिसलेनियस वाला सेक्शन बोलता हूँ, उसमें करंट अफेयर आ जाता है और मिसलेनियस आ जाता है। तो 5 पार्ट में बांटने से क्या हुआ कि मेरे को भी एक स्ट्रक्चर मिल गया कि मेरे को इसका पहले सिलेबस खत्म करना पड़ेगा। आप लोग की सबसे बड़ी गलती, और जो मेरी भी सबसे बड़ी गलती ये थी कि हम सोचते हैं कि मैथ के लिए तो मैं पूरा कोर्स कर लूंगा, बहुत सारे लेक्चर देख लूंगा, लेकिन जीएस के लिए मुझे भैया कोई शॉर्ट नोट बता दो, मुझे पीवाईक्यू बता दो, ऐसा बता दो कि जीएस तो बहुत आसानी से हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होता। आप सोचो कि प्री में भी सेम ही वेटेज है जीएस का जो बाकी अदर सब्जेक्ट का है, एंड मेन्स में भी पूरे 75 मार्क्स की जीएस आती है। तो आपको एकदम अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी, इसमें आप अच्छे मार्क्स ला पाओगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने जीएस को जब 5 हिस्सों में बांट लिया तो मेरे को एक स्ट्रक्चर मिल गया कि मैं एक एक करके खत्म करूंगा। मैंने सिंपल यूट्यूब पर डाला कि एसएससी सीजीएल हिस्ट्री, तो एक प्लेलिस्ट मिल गई। उसमें मैं बता रहा हूँ 15-20 लेक्चर में उसने पूरी हिस्ट्री करवा रखा था। तो मैंने उसको उठाया, एक अच्छे से उसके नोट्स बनाए, सेम करके मैंने 5 सब्जेक्ट खत्म किया, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और साइंस। साइंस को तो मैंने खैर अपनी एनसीईआरटी से खत्म किया। मुझे लगता है 9th और 10th क्लास की जो एनसीईआरटी है उनके थ्रू मैंने साइंस को खत्म किया, क्योंकि मैं साइंस का स्टूडेंट भी रहा था और 9th-10th की एनसीईआरटी तो सबने ही पढ़ी होती है, चाहे साइंस ली या नहीं लिया हो आपने। वो तो 9th और 10th में थी ना, वो बहुत ईजी तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से वो लिखी हुई है। तो मैंने एनसीईआरटी से साइंस को कर लिया, बाकी जो 4 सब्जेक्ट है उसको यूट्यूब पे सर्च करके उसके नोट्स बना लिए। अब क्या हुआ कि अब मेरे पास वेगनेस खत्म हो गई। वेगनेस मतलब मेरे को ये नहीं रहा कि अरे यार जीएस करूं कहाँ से। अब मेरे सिंपल नोट्स बन चुके हैं बहुत अच्छी तरह से, सब कुछ मेरे हाथ में बहुत अच्छी तरह से, तो कोई लफड़ा ही नहीं बचा किसी भी तरह का। मेरे पूरे नोट्स तैयार हो गए। और आप मानोगे नहीं कि जो जीएस का पेपर है, चाहे प्री में हो चाहे एसएससी के मेंस में हो, यही 5 सब्जेक्ट में से मतलब मोर देन 80% पेपर होता है। अगर आपने इन 5 हिस्सों में तोड़ के जीएस को उसके नोट्स बना लिए तो आपका 80% काम ऑलरेडी हो चुका है। इस तरह मैंने जल्दी से उसको खत्म किया जीएस को। 2x 3x की स्पीड में मैं यूट्यूब पे देखता। आप सोचोगे कि यूट्यूब पे 3x की स्पीड कहाँ होती है, मैंने प्रीमियम ले रखा है यूट्यूब का, यूट्यूब पे 3x की स्पीड होती है, ठीक है। लेकिन उस वक्त तो मेरे पास प्रीमियम नहीं था। अब तो खैर मेरी जॉब है तो मैं प्रीमियम बहुत इजीली ले पाया हूँ। तो उस वक्त मैंने 2x की स्पीड पर जल्दी से जीएस के सारे सिलेबस को खत्म कर दिया, 5 पार्ट में डिवाइड करके, और उसके एकदम अच्छे से नोट्स बना लिए। मैं आपको अपने नोट्स अभी दिखाता हूँ। तो देखिए ये मेरे हिस्ट्री के नोट्स हैं। ये मैंने पूरा का पूरा हिस्ट्री नोट्स ये यूट्यूब से बना के, इंडस वैली सिविलाइजेशन और ये पूरा का पूरा पूरी हिस्ट्री को मैंने ऐसे 25 एक पेजों में खत्म कर दिया। टोटल कितने पेज हैं मुझे भी याद नहीं, पर 25-30 पेजों में मैंने खत्म कर दिया था पूरी हिस्ट्री को। तो इस तरह मैंने अपने हिस्ट्री के नोट्स बनाए। ऐसी सारी सब्जेक्ट से नोट्स हैं मेरे पास। और ये जो है ये मेरे पॉलिटी के नोट्स हैं, जो मैंने एक वहां से
यूट्यूब पे ही देख के किसी के बनाए थे और एकदम अच्छे से। इसको भी मैंने बहुत कम पेजेस में बना लिया, जो जो एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैंने सारी की सारी सब्जेक्ट की, मैं आपको दिखाना नहीं चाह रहा, लेकिन सारी की जो भी 5 सब्जेक्ट होती हैं जीएस की, उन सब के मैंने एकदम अच्छे से नोट्स बना लिए थे और इससे मेरे को बहुत फायदा हुआ। तो मेरी मेन जो दिक्कत है ना वो खत्म हो गई, जो एसएससी के एस्पिरेंट को होती है कि जीएस को वो करें कहाँ से, किस तरह स्ट्रक्चर करें। मैंने सिंपल 5 हिस्सों में बांटा, उसके नोट्स बना लिए। उसके बाद जीएस में आप बोलोगे करंट अफेयर भी होता है भैया, तो देखो भाई करंट अफेयर का मैंने ऐसा किया कि प्री के लिए तो मैंने कोई करंट अफेयर नहीं पढ़ा, लेकिन मेंस के लिए जब मेरा मेंस आने वाला था तो मैंने क्या किया कि एग्जाम से 1 महीना पहला छोड़ के उससे पहले के 6 महीनों का मैंने करंट अफेयर मैंने पढ़ लिया। वो कहाँ से, बहुत सारी कोचिंग है जो टॉप 100 ऑफ मंथ, मतलब 1 महीने के टॉप 100 क्वेश्चन देते हैं या टॉप 150 क्वेश्चन देते हैं। इस तरह की पीडीएफ का इस्तेमाल करके मैंने 6-7 महीने का करंट अफेयर कवर कर लिया। लेकिन मेरी करंट अफेयर के लिए ये एडवाइस है एसएससी के एस्पिरेंट्स को कि आप पहले सिलेबस को खत्म करें और करंट अफेयर थोड़ा कम ही ध्यान दें, क्योंकि आप कितना भी पढ़ लो करंट अफेयर जो है एसएससी का इस तरह आता है कि मुझे लगता नहीं कि उसे पढ़ने का कोई फायदा है। आप कैसा भी पढ़ लोगे फिर भी वो 2 साल पुराना 3 साल पुराना पूछ लेंगे। तो जो मेरी मेन एडवाइस रहती है वो यही रहती है स्टूडेंट के लिए कि पहले वो अपना कोर सब्जेक्ट को खत्म करें, फिर उसके बाद करंट अफेयर पर ध्यान दें। जब मैंने जीएस का बाइफर्केशन करके आपको बताया था तो मैंने बोला था कि यार जीएस के 5+1 हिस्से होते हैं, तो मैंने बोला 5 सब्जेक्ट और एक होता है करंट अफेयर एंड मिसलेनियस। तो ये मिसलेनियस क्या होता है, ये मिसलेनियस होता है बहुत सारे ऐसे सेक्शन जिनसे एसएससी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, डांस, लोकगीत, लोक नृत्य, जो ये होता है। तो मैंने इनके भी नोट्स बनाए, यूट्यूब पे सिंपल सर्च किया कि लोक नृत्य या क्लासिकल डांस या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट फॉर एसएससी सीजीएल, जो भी 1-2 वीडियो आई उनको देखा, अच्छे से उनका एक पेज पर नोट्स बना लिए। तो इस तरह मेरे एकदम बहुत ही छोटे प्यारे से नोट्स तैयार हो गए जीएस के। मेरा जीएस का सारा हेडेक खत्म हो गया। उसके बाद जीएस में एक पिनेकल की बुक थी जो मैंने मेंस के लिए इस्तेमाल की थी। उसमें पीवाईक्यू थे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, क्योंकि एसएससी एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। एक्चुअली वो रिपीट नहीं होते क्योंकि जीएस में पूछने के लिए वही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो बार बार वहीं से क्वेश्चन आता रहता है। तो मैंने क्या किया, वो पिनेकल की बुक आती है, इसमें प्रीवियस ईयर के टीसीएस के क्वेश्चन होते हैं जीएस के, तो मैंने उसको भी खरीद लिया और फिर उससे अपने जो है जीएस के रिवीजन कर लिया। तो इस तरह मेरे नोट्स प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक डेडली कॉम्बिनेशन बन गया, जिससे मेरे मेंस में 50+ मार्क्स भी आ गए। तो इस तरह लाइक मेरी जीएस की तैयारी रही। तो हम वापस से आते हैं अपने प्री के प्रोसेस पे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 35-40 दिनों में मेरी मैथ हो गई थी, मतलब मैथ का जो अरिथमेटिक का पार्ट है और उसके साथ मैंने अपनी वोकैब भी कर ली थी। अभी अप्रैल चल रहा है और जुलाई मेरा प्रीलिम्स है, तो मुझे जीएस भी करनी थी। जैसा मैंने बताया, जीएस को मैंने 5 पार्ट में बांटा और इस तरह से कर लिया, जैसा आपको मैंने पूरी स्ट्रेटेजी जीएस की बताई। उसके साथ में मैंने इंग्लिश की ग्रामर भी करी। इंग्लिश की ग्रामर के लिए मैंने यूट्यूब पे एक रानी मैम थी, उनकी फ्री प्लेलिस्ट पड़ी हुई थी, उसमें 16 लेक्चर है। इसमें उन्होंने एक एक वीडियो में एक एक टॉपिक करवाया, ऐसे एक पूरी वीडियो में नाउन करवा दिया, एक वीडियो में प्रोनाउन करवा दिया और उसके एक अच्छे से नोट्स बना लिया। लेकिन नोट्स बनाने के बाद मैंने ये देखा कि प्रैक्टिस कहाँ से करूँ। वैसे तो रानी मैम ने उसमें प्रैक्टिस भी काफ़ी करवा रखी है, लेकिन मैंने एक बुक का इस्तेमाल किया। देखो मेरे पास एक बुक है, दिखाता हूँ तुमको, ये मेरी पुरानी बुक है, इसका नाम है वॉल्यूम 1। ये एक मैं नीतू सिंह उन्होंने लिखी है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक बार तो मैंने पूरे लेक्चर देखे रानी मैम के और उनके नोट्स बना लिए, उससे मेरा इंग्लिश का आधी प्रॉब्लम तो वैसे सॉल्व हो गई ग्रामर की। और दूसरी बार जब मैंने इंग्लिश का रिवीजन किया मेंस के टाइम पे, तब मैंने इस बुक का इस्तेमाल किया। इस बुक से मैं कॉन्सेप्ट भी पढ़े सारे उन नोट्स के अलावा, और इसमें जो हर एक्सरसाइज के पीछे क्वेश्चन दिए हुए हैं उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया। तो इससे एक डेडली कॉम्बिनेशन बन गया, रानी मैम के नोट्स भी पढ़ लिए और इसके कॉन्सेप्ट पढ़ के और पीछे क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए। ये मेंस से पहले किया। लेकिन प्री का बताऊं तो प्री के लिए मैंने केवल रानी मैम की ग्रामर की वीडियो देखी थी और उसके नोट्स बनाए थे और उन्हीं को प्री के लिए रिवाइज किया था। तो जब मैं ये ग्रामर का पार्ट कर रहा था, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं हर टाइम पे 2 सब्जेक्ट करता हूँ। जब मैं मैथ कर रहा था तो मैं साथ में वोकैब भी कर रहा था, और जब मैं अपने ग्रामर के नोट्स बना रहा था वो ग्रामर देख रहा था। वैसे तो ग्रामर कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है, 10-15 दिन में ही मैंने पूरे ग्रामर के नोट्स बना लिए थे, लेकिन उसी दौरान मैं अपनी रीजनिंग पर भी काम कर रहा था। रीजनिंग के लिए मैंने बड़ी सिंपल सी स्ट्रेटेजी फॉलो की। मैंने रीजनिंग का सिलेबस देखा, मैंने यूट्यूब पर सर्च किया कि एसएससी सीजीएल रीजनिंग सिलेबस। मुझे 30 टॉपिक की किसी टीचर ने लिस्ट बता दी। आई थिंक आरबी के शुभम सर थे, जिनकी मैंने वीडियो देखी जिसमें उन्होंने 30 टॉपिक बताए, प्री में ये आते, मेंस में आते। मैंने उनकी लिस्ट को नोट डाउन किया। मुझे बहुत अच्छे से पता था पेपर देखने के बाद कि रीजनिंग के जनरली क्वेश्चन बहुत ही ईजी होते हैं, लेकिन मैंने ये देखा कि हर शिफ्ट में हर टॉपिक से कुछ ना कुछ टेढ़ा क्वेश्चन भी आता है और कई कई क्वेश्चन लेंदी भी होते हैं। तो मैंने सोचा इसको हल्के में छोड़ना सही नहीं। मेरे अकॉर्डिंग मोस्टली बच्चे यही गलती करते हैं, उनको लगता है रीजनिंग तो बहुत ही कॉमन सेंस से सॉल्व हो जाता है। वो तो हो ही जाएगा, रीजनिंग का मतलब ये होता है कि आपकी कॉमन सेंस को चेक करना, लेकिन मुझे लगता है कि आपको हर टॉपिक को किसी न किसी टीचर से पढ़ना चाहिए। तो रीजनिंग के लिए जो मेरी स्ट्रेटेजी थी वो बस इतनी सी थी भाई, मैंने कोई भी टॉपिक है यूट्यूब पर जाके सर्च किया और देखा कि उसकी जो टॉप वीडियो आ रही हैं 1 या 2 उनको देखा, और हर वीडियो से कोई ना कोई ऐसी जानकारी मिलती, कोई ना कोई ऐसी शॉर्ट ट्रिक मिलती। चाहे वो टॉपिक मेरे को कितना भी अच्छे से आता है, चाहे कितना भी रीजनिंग का ईजी टॉपिक है, हर वीडियो में मेरे को कोई ना कोई ट्रिक मिलती या कोई ना कोई शॉर्ट तरीका मिलता है उस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो इस तरह से मेरे रीजनिंग के भी एक शॉर्ट नोट टाइप के बन गए 3-4 पेज के। वैसे तो मेरे को अभी मिल नहीं रहे हैं, अगर मेरे को मिलेंगे तो मैं इस वीडियो में लगा दूंगा।
अगर वो मेरे 3-4 पेज के जो शॉर्ट नोट मेरे को मिल जाते हैं, तो मैं एडिट करते वक़्त इस वीडियो में आपको शो कर दूँगा, स्क्रीन पे आपको शो हो जाएँगे। तो इस तरह रीजनिंग एकदम डेडली नोट्स बन गए मेरे, जिसमें मेरे को कोई ज़्यादा अब दिक्कत नहीं रही। अब बात करते हैं अपनी प्री की जर्नी की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने शुरू से क्या किया कि मैंने भाई मैथ में अरिथमेटिक कर ली थी, फिर मेरी वोकैब साथ के साथ होती जा रही थी। उसके बाद मैंने जीएस को भी 5 पार्ट में करके कर लिया, साथ में इंग्लिश ग्रामर भी कर लिया, रीजनिंग को मैंने किस तरह से टॉपिक वाइज़ सर्च करके कर लिया। तो इस तरह से ना मेरे को इतना तो भरोसा था कि जो मेरा प्रीलिम्स है ना, वो तो ईज़िली क्लियर हो जाएगा, और हुआ भी ऐसा ही। मैंने प्री दिया, सीजीएल 2023 का जो प्री था उसकी कट ऑफ काफ़ी हाई गई थी, क्योंकि उस साल वैकेंसी काफ़ी कम थी। प्री की कट ऑफ गई 152 नंबर, मेरे आए 154 नंबर। मेरा प्री एकदम बॉर्डर लाइन पे क्लियर हो गया, पर कोई बात नहीं। अब मेरे को दिख रहा था सामने मेंस। अब मेंस के लिए बड़ी सिंपल सी स्ट्रेटेजी थी कि पहले तो उन चीज़ों को कवर करना है जो मैंने प्री से पहले छोड़ दी हैं। जैसे मैथ के लिए मुझे पता था कि मैंने एडवांस मैथ के तो नोट्स ही नहीं बनाए, बस प्री से जस्ट पहले फॉर्मूले पढ़ लिए थे। अरिथमेटिक तो कर ली थी आदित्य रंजन सर से, लेकिन एडवांस मैथ पूरी करनी थी। उसके बाद इंग्लिश की अच्छे से प्रैक्टिस भी करनी थी, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया कि मेंस के लिए मैंने नीतू सिंह मैम की जो बुक है उससे इजीली प्रैक्टिस कर ली थी। तो मेंस के लिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इंग्लिश में अभी मुझे प्रैक्टिस का मेन इशू था कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर की जो है प्रैक्टिस कैसे करनी है मेंस के लिए। जीएस के लिए मेरा बस इतना था कि जीएस के लिए मैंने प्री से पहले नोट्स तो बना लिए थे अच्छे से, लेकिन पीवाईक्यू नहीं करे थे। पीवाईक्यू मुझे मेंस से पहले करने थे। और रीजनिंग में मेरे को लॉजिकल रीजनिंग में फोकस करना था, क्योंकि मुझे पता था सीजीएल 2022 का पेपर देख के कि एसएससी बैंक की तरह लॉजिकल रीजनिंग पर बड़ा फोकस कर रही है। लॉजिकल रीजनिंग होता है स्टेटमेंट, कंक्लूजन, इस टाइप के क्वेश्चन। वैसे तो खैर मैं आपको भी यही एडवाइस दूंगा कि आप इन टाइप के क्वेश्चन की ज़्यादा चिंता ना करें, लेकिन आप पढ़ें पूरा। मेरी ये एडवाइस रहती है कि हर सब्जेक्ट का सिलेबस आपका पूरा ही होना चाहिए, क्योंकि पता नहीं सब्जेक्ट के किस चैप्टर से इजी क्वेश्चन आ जाए, इसलिए सिलेबस तो पूरा होना ही चाहिए। तो लॉजिकल रीजनिंग को मैंने खत्म करना था मेन से पहले, तो ये कुछ मेरा प्लान बचा हुआ था। तो इसके लिए सबसे पहले मैं मैथ की बात करता हूँ। मैथ में मेरे को लग रहा था कि यार एक बार मैंने आदित्य रंजन सर के वीडियो तो पूरी देख ली है, नोट्स भी बना लिए हैं उसके, मुझे लगता है कि बहुत ही बल्कि नोट्स हो गए हैं। मुझे मेंस के लिए एडवांस मैथ जब करनी है तो मैंने सोचा कि अरिथमेटिक को भी दोबारा करता हूँ। और उस वक्त मेरे को एक ऐसे टीचर के बारे में पता चला जिसने मेरा मैथ का पूरा काम ही आसान कर दिया। वो थे इवन कोचिंग सेंटर के भूतेश सर। उन्होंने अपने टायर 2 का मैथ का बैच लॉन्च किया था। एक्चुअली क्या है, मैंने उनकी यूट्यूब पे एक वीडियो देख ली थी। जब मैंने देखा तो मैं समझ गया था कि ये टीचर ही चाहिए मेरे को, क्योंकि उनके क्वेश्चन बनाने का तरीका मैं उनसे बहुत ईजिली कनेक्ट कर पा रहा था। मैंने उनका टायर 2 का कोर्स लिया। वो नाम के लिए टायर 2 का कोर्स था, लेकिन उन्होंने हर चैप्टर को इतना बेसिक से पढ़ाया, इतने कम लेक्चर के अंदर पढ़ा दिया। उनका एक डायलॉग था जो मैं आपसे ही बोलूंगा। वो बोलते थे कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ उन्हीं क्वेश्चंस को तुम घर जाके 3 बार सॉल्व कर लो। मतलब हर क्लास के बाद एक शीट देते थे, उसमें वही क्वेश्चन होते थे जो उन्होंने क्लास के अंदर पढ़ाए हैं। वो बोलते हैं इनको 3 बार सॉल्व कर लो। तो ये तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं उनकी क्लास को देखता, वो क्वेश्चन को सॉल्व करता, और मैंने पूरी अरिथमेटिक और एडवांस के अच्छे नोट्स बना लिए। उसके साथ में मैंने मेंस से पहले क्या किया था कि उन्हीं के जो नोट्स थे उन्हीं में से फॉर्मूलों को छाँट छाँट के, शॉर्ट ट्रिक को छाँट छाँट के, हर चैप्टर के जो एडवांस मैथ के जो बड़े बड़े चैप्टर होते हैं, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, एलजेब्रा, नंबर सिस्टम, इनके शॉर्ट नोट बना लिए। शॉर्ट नोट मैंने ऐसे बनाए थे, एक चैप्टर एक पेज का भी एक तरफ का हिस्सा। मेरे को अगर वो शॉर्ट नोट मिलते तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। सेम रीजनिंग का मैंने किया, 2-3 पेज में शॉर्ट नोट ऑलरेडी रीजनिंग के बना चुका था। तो इस तरह से मैथ और रीजनिंग का काम तो एकदम बढ़िया हो गया। लॉजिकल रीजनिंग के अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए। तो मैथ तो मैंने भूतेश सर की जो सीट थी उस वही सॉल्व करता था, लेकिन रीजनिंग कहाँ से करता? रीजनिंग का तो कोई कोर्स भी नहीं लिया था। तो उसके लिए पिनेकल पब्लिकेशन की एक बुक ली थी मैंने, जिसमें पीवाईक्यू होते हैं। तो मैं भी आपसे कहूँगा आप किसी भी पब्लिकेशन कोई बुक ले लो जिसमें पीवाईक्यू हो, और आप रीजनिंग को बिल्कुल भी हल्के में ना लो। हर ईजी से ईजी टॉपिक में कोई ना कोई तरीका होता है जो आपके काम आ सकता है, आपका नंबर बढ़ा सकता है। तो इस तरह से मेंस से पहले मैंने रीजनिंग में जो भी टफ टॉपिक होते हैं उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए एक पिनेकल पब्लिकेशन की बुक से। टफ टॉपिक कौन से लगते थे मुझे? जैसे लॉजिकल रीजनिंग है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन उसकी प्रैक्टिस करना चाहता था। नंबर एनालॉजी है, या कोडिंग डिकोडिंग के जो टॉप लेवल क्वेश्चन होते हैं, मैं चाहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन के तरीके मेरे को पता चल जाएं, जिससे मैं इजीली वो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकूँ। तो इस तरह मैथ और रीजनिंग का काम मेंस के लिए हो चुका था। मैथ और रीजनिंग बस ये था कि शॉर्ट नोट को मैंने एग्जाम से एक दिन पहले रिवाइज कर लिया था, और वो फॉर्मूला को एक बार फिर से देख लिया था एग्जाम से एक दिन पहले। बात करें इंग्लिश की, इंग्लिश का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि प्री से पहले तो मैंने रानी मैम के नोट्स देखे थे। और इंग्लिश में क्या देखा था कि नीतू सिंह जो मैम है ना, उनकी एक बुक देख ली थी और उसके पीछे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए थे। मैं आपको बता रहा हूँ इंग्लिश के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एक्टिव पैसिव नरेशन। बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं, इनके एक्सेप्शन वाले रूल आप अच्छे से पढ़ के जाएं, आपको मेंस में बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो इस तरह से इंग्लिश का काम भी खत्म हो गया। जीएस का मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जीएस में भाई मेरे नोट्स ऑलरेडी बने हुए थे एकदम अच्छे से, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करने थे मुझे। तो वो मैंने पिनेकल पब्लिकेशन की एक बुक ली, पीवाईक्यू देखे उसके, और मैं एक काम करता कि पीवाईक्यू से अगर मुझे कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज मिलती तो उसको अपने जो जीएस के नोट्स बने हुए थे उनमें ऐड कर देता। तो इस तरह मेरे नोट्स जो बहुत बल्कि भी हो गए थे और एकदम मस्त नोट्स बन गए थे भाई जीएस के। फिर मुझे कोई चिंता नहीं रही थी कि जीएस में अब क्या करना है क्या नहीं करना है, उसका काम ही खत्म हो गया था।
इस तरह मेंस की चारों सब्जेक्ट को मैंने अच्छे से खत्म कर दिया। ठीक है, उसके बाद एक और सब्जेक्ट बच जाती है, वो है कंप्यूटर। उसका पेपर होता है क्वालिफाइंग। क्वालिफाइंग होता है तो मैंने ज़्यादा चिंता नहीं करी। एक नवीन सर हैं RWA के, मैंने उनकी यूट्यूब पे फ्री प्लेलिस्ट देखी थी और उन्होंने उसके नोट्स भी प्रोवाइड कर रखे थे अपने ऐप पे। जो RWA का ऐप है वहीं से उसके नोट्स भी डाउनलोड कर लिए मैंने। तो भाई वही नोट्स मैंने पढ़े, वही एक बार मैंने प्लेलिस्ट पूरी देख ली और नोट्स भी नहीं बनाए और कंप्यूटर क्वालिफाई हो गया। और मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको भी ज़्यादा लोड नहीं लेना कंप्यूटर का, क्योंकि क्वालिफाइंग सब्जेक्ट है और आपको उसी तरह इसको ट्रीट करना है। और अगर आप एक ही सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा टाइम दोगे तो वो आपकी बाकी सब्जेक्ट की जो प्रिपरेशन है उसको भी अफेक्ट करेगा। इसलिए एक सब्जेक्ट की जितनी वैल्यू है उसको उतना ही भाव दें। इसके अलावा एक चीज़ और होती है मेंस में, वो होती है टाइपिंग। भाई क्योंकि मैं रूरल बैकग्राउंड से हूँ तो मैंने कभी कीबोर्ड का इस्तेमाल नहीं किया था। उसके लिए बड़ा सिंपल सा काम किया कि मेन से 2 महीने पहले मैं बाजार जाके 250 रुपये का एक कीबोर्ड खरीद लाया था और उसे फ़ोन से कनेक्ट करने का एक कनेक्टर खरीद लाया था। फ़ोन से मैं उसे कनेक्ट करता, नोट पैड खोलता फ़ोन में और टाइप करना स्टार्ट करता। टाइप के लिए मैंने यूट्यूब पे एक दो बेसिक वीडियो देख ली थी कि उंगलियों को कहाँ पे प्लेस करते हैं, किस तरह करते हैं। मैंने कुछ दिनों प्रैक्टिस की। मेरी टाइपिंग की स्पीड कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इतनी हो गई थी कि मैं एग्जाम को क्वालिफाई जस्ट कर सकूँ। तो इस तरह से मैंने 6 महीने के अंदर एकदम सिस्टमेटिक वे में सभी सब्जेक्ट को भी खत्म किया, टाइपिंग प्रैक्टिस भी कर ली और कंप्यूटर सेक्शन को भी इस तरह से पढ़ लिया जिससे वो उसमें क्वालिफाइंग मार्क्स मेरे आ जाएँ। इस तरह मैंने अच्छे से मेंस दिया, भगवान के ऊपर पूरा भरोसा रखा, रिजल्ट आया और मैं जीएसटी इंस्पेक्टर बन गया। और आखिर में किसी भी एग्ज़ाम का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट मॉक टेस्ट, उसकी बात कर लेते हैं। देखो एसएससी एग्ज़ाम में 2 तरह के मॉक टेस्ट फेमस हैं, एक टेक्स्ट बुक, एक ऑलिव बोर्ड। मैं तो कहूँगा तुम कोई सा ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने ऐसा किया था, मैं टेक्स्ट बुक का ले रखा था, लेकिन दोनों वीकली लाइव करवाते हैं। प्री के टाइम पे भी लाइव टेस्ट होता है और मेंस के टाइम पे भी लाइव टेस्ट होता है, जो कि फ्री होता है। उसको बहुत सारे बच्चे देते हैं फ्री के चक्कर में, इसलिए मैं उसमें ज़रूर देता था जो वीकली टेस्ट था, जिससे मैं अपनी रैंक पता कर सकूँ। मेरी सलाह ये रहेगी तुम भी किसी एक का ले लो और लाइव दोनों का दिया करो वीकली। प्री के कम से कम 30-40 मॉक तुम जरूर सॉल्व करो और मेंस के एग्ज़ाम से पहले कम से कम 15 मॉक टेस्ट जरूर सॉल्व करो। सेक्शनल तो जितने भी हैं, जिसका भी तुमने लिया उसमें सेक्शनल जितने भी दिए हैं उन सबको ख़त्म करो। एनालिसिस करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर 1 घंटे का मॉक टेस्ट है तो 1 घंटा एनालिसिस में भी लगना चाहिए। एनालिसिस में ये होता है कि तुम ये पता करते हो कि भाई ये मॉक टेस्ट मैंने क्या गलती करी, कौन से क्वेश्चन का सिलेक्शन गलत हो गया, अगर इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करता तो कैसे हो सकता था, क्या मॉक टेस्ट के सॉल्यूशन में जो आंसर दिया है वो क्या मेरे जो आंसर है जो मुझे आता है उससे ईजी है, क्या ईजी है तो उसको सीख लेना, उसको उस तरीके को अपने नोट्स में ऐड करना और जो गलती इस मॉक टेस्ट में करी उसको अगले मॉक में ना दोहराना। ये होता है मॉक का एनालिसिस करना। और कई लोग पूछते हैं कि मॉक कब देना स्टार्ट करें, तो मेरा कहना ये रहेगा अगर तुम तैयारी बिल्कुल शुरू कर रहे हो तो शुरू में थोड़ा मैथ का अपना सिलेबस कर लो। जैसी थोड़ी थोड़ी मैथ तुम्हारी हो जाएगी तो रीजनिंग तो तुम कॉमन सेंस से कर ही देते हो, तो जैसी मैथ होने लगे 1-1.5 महीने के बाद तुम मॉक टेस्ट देना शुरू कर सकते हो। अगर आप वीडियो के एंड तक आए हो तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसमें कुछ ना कुछ अच्छा कमेंट करके जरूर जाएं। इसके अलावा अगर आप मेरे से पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है यही मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। या आप मेरे से कोई टॉपिक पे वीडियो चाहते हो, क्योंकि मैंने बैंक का एग्ज़ाम भी क्लियर किया है, बैंक पीओ था में। मैंने यूपीएससी का सीएपीएफ एसी असिस्टेंट कमांडेंट का एग्ज़ाम भी क्लियर किया है। तो आप उनके लिए भी अगर कोई टॉपिक पे वीडियो चाहते हो या कुछ और वीडियो चाहते हो जो आप चाहो तो मेरे से बोल सकते हो, मैं उस पर ज़रूर वीडियो आपकी बना दूंगा। तब तक के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय, थैंक यू।